वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से ईरान बाहर, अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी ने लॉन्च किया यूथ कोलैब का 5वां संस्करण। सीसीआई लिमिटेड ने कस्तूरी कॉटन के लिए टेक्सा प्रोसिल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। पीएम कौशल को काम कार्यक्रम यानी पीएम ट्रिपल के का नाम बदलकर पीएम विकास योजना किया गया है। यूएन ने दी नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व नवीकरणीय फ्लैगशिप में एक रूप में मान्यता। मेटे फ्रेडरिक्सन फिर से डेनमार्क के प्रधानमंत्री बनी है। वित्त वर्ष 2024 में राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा को जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3.5% पर निर्धारित किया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा। व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड विनय चोटली ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत ने अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब हम मेन अपना डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 15 दिसंबर को। उसके साथ ही 16 दिसंबर को मनाया गया था विजय दिवस, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। 15 दिसंबर की बात हम डिस्कस कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनको सरदार का टाइटल कब मिला था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में। वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। उसके साथ ही 1947 से 50 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। इसके साथ ही जानना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इस भारत में सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी इनको कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में है, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण शुरू हुआ है। कब से कब तक चलने वाला है ये? 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2022 के बीच तक चलने वाला है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इसने विश्व सिनेमा में योगदान देने वाले फिल्म के दिग्गज जैसे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन से प्रेरणा ली है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर से हमारा न्यूज़ है, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है अलग अलग तरीके के मिसाइल होते हैं, उसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल भी होता है। इसकी कुछ जो खूबियाँ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मिसाइल फायरिंग परीक्षण क्षेत्र उड़ीसा के तट से अब्दुल कलाम द्वीप से यह टेस्ट किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मिल गई, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यह सबसे लंबी सरफेस टू सरफेस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या है कि इसको ज़मीन से ही लॉन्च किया जाएगा और ये किसी देश में ज़मीन पर ही जाकर गिरेगा, ये सरफेस टू सरफेस होता है। इसके साथ इसमें परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु सक्षम क्या है? ये परमाणु बम टाइप कुछ लेके जा सकता है दूसरे देश में गिराने के लिए। इसके साथ ही अग्नि बैलिस्टिक 5 मिसाइल के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्महाद्वीपीय है। अंतर्महाद्वीपीय का मतलब क्या है कि मान लीजिए एशिया से अगर छोड़ा गया है तो ये किसी और द्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया हुआ या जो है वो यूरोप हुआ, वहाँ पर जा सकता है। इसकी जो है रेंज इतनी है। इसको किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान। इसकी जो सीमा है लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर है। इससे पहले जो अग्नि 5 से पहले अग्नि 3 का सफल परीक्षण हुआ था, वो 3000 से 3500 किलोमीटर तक उसकी जो है रेंज थी। इंजन जो है इसका ना 3 चरणों वाला ठोस रॉकेट है। ठोस रॉकेट मतलब उसमें ठोस ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। ठोस ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल इन सब से काम नहीं चलने वाला इसका ठोस ईंधन लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज में विमानन मंत्री ने मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत की है। बस इतना ही है, आप लोग इसको हेडलाइन के तौर पे याद रख सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में राज्यों द्वारा उधार लेने की सीमा को जीएसडीपी के 3.5 पर निर्धारित किया गया है। जीएसडीपी का क्या मतलब है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी नाम होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, के 3.5 पर निर्धारित किया गया। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है,
तो इसके अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है विथ इन 1 ईयर, वो मान लीजिए 100 रुपये है। 100 रुपये का ट्रेड उत्तर प्रदेश से हो रहा है। अब इस 100 रुपये में 3.5 रुपये, इसका 3.5% हुआ, तो इतना 3.5 रुपये ये जो है ना उधार ले सकता है अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, इसका यही मतलब है। इसके बाद अगला जो है हम देख लेते हैं, डिफेंस सेक्टर से है। 16 दिसंबर को शुरू होगा भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण। इसका नाम क्या है? सूर्य किरण है इसका नाम। 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 16वां जो है वो संस्करण है। कहाँ पर होगा? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में यह आयोजित होने वाला है। इसमें जंगल वारफेयर, आतंकवादी विरोधी अभियानों को अंतर क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। पहली बार इसे 2011 में शुरू किया गया था। तो 15वां संस्करण कहाँ हुआ था? 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी ने लॉन्च किया है यूथ कोलैब का 5वां संस्करण। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। यूथ कोलैब का जो एम है ना, वो सामाजिक उद्यमिता बढ़ाना है। किसमें? युवाओं में सामाजिक उद्यमिता को बढ़ाना, यानी कुछ ऐसा उद्यम वो करें, कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे समाज को भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। यही इसका मेन लक्ष्य है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था यूएनडीपी इंडिया के द्वारा, और मेनली एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में ये काम करता है। ये भी जानने वाली बात है। अभी तक यूथ कोलैब को जो है ना 28 देशों में लागू किया जा चुका है। इसके बाद अटल नवाचार मिशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अटल नवाचार मिशन 2016 में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो है ना मेनली 5 घटक इसके हैं अटल इनोवेशन मिशन के, जिसमें से अटल थिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेटर्स, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल आत्मनिर्भर भारत एराइज ANIC। इसके 5 मुख्य घटक हैं। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स की सीरीज में है। यूएन ने दी है नमामि गंगे को शीर्ष 10 नवीकरणीय फ्लैगशिप में एक रूप में मान्यता। नमामि गंगे जो है ना, गंगा को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि नमामि गंगे ने मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के 15वें सम्मेलन के एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया है। ये वाला पीएम कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर PM विकास योजना कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। PM विकास का प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसका जो है वो नाम बदल कर दिया गया। इसमें जो अपनी मंत्रालय की 5 पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया, जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को शामिल किया गया है। नई रोशनी और नई मंजिल मेनली जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए है और SC STs के लिए है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें कौशल मान्यता और मानकीकरण के लिए केंद्र सरकार की कौशल विकास पहल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ में देखेंगे, पेरू ने 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। क्योंकि यहाँ की राष्ट्रपति जो डीना बोलुआर्टे हैं, इनके नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है आपातकाल की, क्योंकि एक हफ्ते पहले इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया था। इनके समर्थक विद्रोह कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर 30 दिन की जो है वो आपातकाल घोषणा हुई। तो अगर आ सकता है कि रिसेंट में कौन से कंट्री में आपातकाल की घोषणा हुई, तो उसमें आप लोग पेरू लगाइएगा। ये आपका सही उत्तर होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में है, राष्ट्रीय महिला समर्थक आयोग से ईरान बाहर हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने इसके खिलाफ जो है ना एक बिल पारित करवाया, जो 2022 से 2026 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान के इस्लामी गणराज्य के तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई थी। क्योंकि अमेरिका का आरोप था कि वहाँ की जो महिलाएं हैं ना, उनको एक जो है द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है, इसलिए इनको हटाया गया है। ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। ईरान जो है इस्लामी धर्मतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली से के कुछ तत्व शामिल हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी हैं। राजधानी कौन सी है? ईरान की तेहरान है। सर्वोच्च नेता कौन है? अली खेमेनेई है। जो इकोनॉमी है वो 8.5 करोड़ की है विश्व बैंक के द्वारा। जनसंख्या 8.5 करोड़ है विश्व बैंक के द्वारा। इसके बाद आधिकारिक भाषा यहाँ की फारसी है। कोसोवो ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कोसोवो एक यूरोप का देश है, मतलब देश नहीं है। कुछ लोग इसको देश मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने के लिए जो है ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करवाया है।
किसके पास करवाया है? जो अभी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं चेक गणराज्य, उसके साथ ही ये आवेदन प्रस्तुत किया है उसके सामने, परंतु इनको जो है शामिल नहीं किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही यह बाल्कन के केंद्र में स्थित है। इसने सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 17 फरवरी 2008 को इसने सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। राजधानी कोसोवो की कौन सी है? प्रिस्तीना। राष्ट्रपति कौन है? वोजोसा उस्मानी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती। इसके बाद समिट सन कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज आती है। IREDA ने 1000 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया। इतना ही आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IREDA का भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, और SJVN का फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम, इसका जो है वो फुल फॉर्म है। ये हेडलाइन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में MINM यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चाकन प्लांट में निजी नेटवर्क के लिए एयरटेल ने टेक एम के साथ साझेदारी की है। टेक एम का मतलब है टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही दोनों महाराष्ट्र के चाकन महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पार्ट में प्लांट के नए प्रौद्योगिकी समाधान को तैनात करेंगे। चाकन प्लांट में देश की पहली 5G सक्षम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाला है, जो इन्हीं दोनों के सहयोग से बनेगा। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में CCI लिमिटेड ने कस्तूरी कॉटन इंडिया के लिए टेक्सा प्रोसिल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ समझौता किया है। CCI का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2002 में इसको एक पार्लियामेंट के कानून के तहत बनाया गया था, जो भारत में ना मतलब अच्छे से ट्रेड करेगा, उसको कंपटीशन अच्छे से करेगा, कोई उसमें बेईमानी नहीं करेगा, उसकी देखरेख करता है। कस्तूरी कॉटन इंडिया के साथ इसने टेक्सा प्रोसिल के साथ समझौता किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑब्जर्वेटरीज की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 6वां है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट की सीरीज में। तो अपॉइंटमेंट की सीरीज में मेटे फ्रेडरिक्सन फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। इतना ही हेडलाइन याद रखिएगा। तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बनी है? मेटे फ्रेडरिक्सन, ये आप लोग याद रखिएगा। यह डेनमार्क के इतिहास में ना सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। डेनमार्क की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो है स्कैंडिनेवियन देश है ये, जो जटलैंड प्रायद्वीप और कई द्वीप इसमें शामिल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड विनय चोलेटी ने इस्तीफ़ा दिया है। ये भारतीय जो व्हाट्सएप पे इंडिया था उसमें उसके हेड थे। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि आप व्हाट्सएप से ना सिर्फ उन लोगों को पैसे नहीं भेज सकते जो आपके कांटेक्ट में, उन लोगों को भी भेज सकते हैं जो यूपीआई पर रजिस्टर्ड हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो व्हाट्सएप पे से दोनों लोगों को पैसे भेजे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में देखें तो कर्नाटका से न्यूज़ है। बेंगलुरु ने एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित कर रही है, ये भी आप कर रही है कर्नाटक सरकार, ये आप लोग याद रखिएगा। ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी। उसमें क्या क्या होगा? उन सभी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी जिन्होंने कन्नड़ और इसके सांस्कृतिक लोकाचार में योगदान दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कर्नाटक से ही अगली न्यूज़ है। 16 दिसंबर को आयोजित होगा 6वां ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्यादगी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। किसके प्रमोशन के लिए होगा? तो कन्नड़ साहित्य के प्रमोशन के लिए होगा, ये भी आप लोग याद रखें। तो दो तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद लद्दाख से अगला न्यूज़ है। लद्दाख का हानले बना है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना है? लद्दाख में बना है। कौन सा? हानले, वहाँ का जो है डार्क रिजर्व स्काई रिजर्व बना हुआ है, ये आप लोग याद रखिए। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थित है जो भारत का पहला है? तो उसमें लद्दाख भी दे सकता है। कौन सा है? हानले है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद तेलंगाना से अगली न्यूज़ है। तेलंगाना के तंदूरलाल चने को मिला भौगोलिक सांकेतिक टैग। भौगोलिक सांकेतिक टैग का इंग्लिश नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब 10 साल के लिए इस जो चना है तंदूर लाल चने, ये 10 साल के लिए ऐसा बताया जाएगा कि ये तेलंगाना से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और 10 साल तक
कोई और ये नहीं कह सकता कि तंदूर लाल चने वहाँ के उसके यहाँ के हैं। तो अगर कोई बेच रहा है तो वो तेलंगाना के नाम पर ही बेचेगा। भौगोलिक संकेतक टैग का मतलब यही होता है। इसके बाद हरियाणा से अगली न्यूज़ है। हरियाणा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्री रणनीति तैयार की है। क्वेश्चन में आ सकता है कि 15 सूत्री रणनीति रिसेंटली किसने तैयार किया है सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, तो वो हरियाणा ने किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज में आज हम पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पैसिफिक आइलैंड्स ना कोई एक कंट्री नहीं है, विभिन्न कंट्रियों का समूह है। जैसे आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये लगभग 15 कंट्री है, जैसे हवाई तो यूएसए का पार्ट है, फिलीपींस, गुआम, तुवालू जो है ना, अभी इसने जो है तुवालू का जो अपना है यहाँ पे राजनयिक क्वार्टर है, वो सबसे अलग है तुवालू का। ये आप लोग याद रखिए। तुवालू एक बहुत छोटी कंट्री है। इसमें जो 15 देश शामिल हैं उनके नाम आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। मेनली जो ये इनकी स्थिति है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थित है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि उत्तरी में मार्सिनिया द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये सारे देश जो हैं वहाँ पर स्थित हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।